हेलो एवरीवन। वेलकम टू एग्ज़ाम कंपास प्रेप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट जिसका एग्ज़ाम जल्द ही होगा और जो टीजीटी पीजीटी के लिए है, इसके लिए आज हम इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको हम पूरा सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे और इतने अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन इस सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। जितना हम पढ़ाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा अगर 5 क्वेश्चन है तो आपको 4 क्वेश्चन पक्का इस क्लास से मिल जाएगा। पूरी की पूरी क्लास अगर आप ये पूरा जितना भी सिलेबस कराया जाएगा उसको देख लेंगे तो चलिए देर ना करते हुए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला लेक्चर होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो परिचय है आज हम पहली क्लास अपनी उस पर लेने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है। इकोनॉमिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया शब्द से हुई है। जो इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया से हुई है, जिसमें दो शब्दों से मिलकर बना, एक बना है ओइकोज और एक बना नोमोस। इन दो शब्दों से मिलकर इकोनॉमिक्स बना है। ओइकोज का जो अर्थ होता है वो होता है घर या परिवार, और जो नोमोस का अर्थ होता है वो होता है नियम या प्रबंधन, अर्थात घर का प्रबंधन या परिवार का प्रबंधन करने की जो व्यवस्था होती है वो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती है। तो इकोनॉमिक्स का आप मतलब समझ गए कि इकोनॉमिक्स का जो मतलब होता है वो होता है घर गृहस्थी का प्रबंधन, कि घर का प्रबंधन कैसे किया जाए या गृहस्थी का प्रबंधन कैसे किया जाए। इसी को समझने के लिए इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई और इकोनॉमिक्स का यूज होता है। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स, बाद अब स्टार्ट करते हैं। बाद में देखिए, इसी शब्द जो इकोनोमिया था, इसी शब्द से इकोनॉमिक्स जो है विकसित हुआ। और इकोनॉमिक्स को जो कि हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं जी, किसकी पुस्तक है? जो अर्थशास्त्र है वो एक पुस्तक है जिसको किसने लिखा था? जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसको लिखा था चाणक्य से। और ये किससे संबंधित है? तो ये राजनीति से संबंधित है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि चाणक्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है वो किससे संबंधित है। तो वो क्या नाम है, किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित किताब है। अब आगे देखिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली देखिए, ये दिया गया इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो देखिए इकोनॉमिक्स जो होता है, देखिए यहाँ पे दिया है कि असीमित आवश्यकताओं और सीमित संसाधनों के बीच चुनाव का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। देखिए, तो बेसिकली देखिए होता क्या है, असीमित आवश्यकताओं और सीमित संसाधनों के बीच चुनाव का अध्ययन ही है जो अर्थशास्त्र है। तो होता ये, मान लीजिए जैसे देखिए हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो क्या होती हैं? असीमित। हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं वो होती हैं असीमित। हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती, ना हमारी आवश्यकताएं खत्म होती हैं। तो इच्छाएं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमको संसाधनों की जरूरत होती है। और कोई भी हमारी इच्छा होती है तो उसको पूरा करने के लिए हमको पैसा या धन या कोई भी संसाधनों की जरूरत होती है। तो उन संसाधनों के बीच सामंजस्य बैठाने का जो तरीका है कि कैसे हम अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर लें सीमित संसाधनों में, उन्हीं के बीच चुनाव का जो अध्ययन है उसको क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अब देखिए अगला, अर्थशास्त्र में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तो जो अर्थशास्त्र है उसमें विभिन्न आर्थिक गतिविधियां होती है जिनका अध्ययन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए कि अर्थशास्त्र में कितनी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र में जो है वो उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग, इन चारों चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। देखिए अर्थशास्त्र में मान लीजिए कोई भी चीज़ उत्पादित हुई, उत्पादित होने के बाद उसको वितरण के लिए भेजा जाता है। वितरित हुई, वितरित करने के लिए मान ली कोई सामान है, कोई उत्पादक है, कोई उपभोक्ता है। तो उपभोक्ता तो अपना क्या नाम है सामान खरीदेगा, उत्पादक बेचेगा। तो अगर उपभोक्ता पैसा देगा तो ही सामान बिकेगा ना। तो विनिमय होता है, तो विनिमय पैसा भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो तीसरा विनिमय कोई माध्यम है, मतलब लेन देन के लिए तीसरा। और चौथा उपभोग, अगर इंसान उसको खरीद रहा है तो उसका क्या करेगा? उपभोग भी करेगा। तो अर्थशास्त्र में बेसिकली ये 4 आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है जिसमें उत्पादन होता है, वितरण होता है, विनिमय होता है, उपभोग होता है। अब नेक्स्ट आते हैं, तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अर्थशास्त्र में संसाधनों के बेहतर उपयोग का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि जो संसाधन होते हैं वो सीमित मात्रा में होते हैं और जो इच्छाएं होती हैं वो असीमित मात्रा में होती है। आपको भी हमने ऊपर बताया कि जो संसाधन होते हैं वो तो सीमित मात्रा में, पर हमारी जो इच्छाएं होती हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं वो तो असीमित होती हैं। अब अगला देखें, तो अगला आता है उत्पादन के साधन। मान लीजिए कोई भी चीज़ उत्पादित करनी है, मान लीजिए चीनी करना, ब्रेड करना, कुछ भी उत्पादन करना है तो उसके लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहले किसके लिए होती है? श्रम। कोई लैंड चाहिए उसको उत्पादित करने के लिए, कोई जगह तो चाहिए। फिर होता है लेबर, कोई मजदूर वगैरह चाहिए, काम करेगा तो ही तो उत्पादित होगा। तीसरा होता है पूंजी, पैसा भी। तो मान लीजिए कोई प्लांट बैठा रहे तो उसके लिए पैसा भी तो चाहिए।
चौथा जो होता है वो होता है एंटरप्रेन्योर या संगठन, मतलब कोई इंसान भी तो होना चाहिए जो इसको उत्पादित कर रहा है, देख रहा है, देख रेख कर रहा है। तो मतलब उत्पादन के साधन यही चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसको याद रखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इनमें से कौन सा एक उत्पादन का साधन नहीं पूछ देगा सीधे सीधे। और उत्पादन के साधनों में चार चीजें आती हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट आते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स होता है उसके दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन से दो होते हैं? एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। तो सबसे पहले देखिए हम बात करने जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो देखिए अर्थशास्त्र की इस शाखा में आर्थिक गतिविधियों का जो अध्ययन होता है वो छोटे स्तर पर किया जाता है। जो अर्थशास्त्र की यह शाखा है इसमें जो आर्थिक गतिविधियों का जो अध्ययन है वो छोटे स्तर पर किया जाता है। जैसे इसमें बेसिकली एक परिवार की मांग का अध्ययन करता है कि एक जो क्या नाम परिवार है वो अपने रहने खाने के लिए कितना चीज़ों की मांग करता है, उसका अध्ययन करते हैं। एक उत्पादक कितने चीज़ों को उत्पादित करता है उसका अध्ययन करते हैं। जो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कौन है? एडम स्मिथ। इसको जरूर याद रखिए कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता कौन है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो जनक है वो कौन है? एडम स्मिथ। नेक्स्ट बात करें तो अगला आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हम बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र की इस शाखा में आर्थिक गतिविधियों का जो अध्ययन होता है एक बड़े स्तर पर होता है एवं यह एक व्यापक अध्ययन होता है। जो क्या नाम है समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें जो गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है वह एक बहुत बृहद स्तर पर किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय आय का अध्ययन हो गया, गरीबी के स्तर का अध्ययन हो गया, बेरोजगारी के अध्ययन हो गया। मतलब इसमें एक बहुत बड़े लेवल पे अध्ययन किया जाता है इकोनॉमिक्स का, जिसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके जो पिता थे वो कौन थे? जेम्स कीन। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक थे वो कौन थे? जेम्स कीन। और देखिए व्यष्टि और समष्टि जो दोनों शब्द थे, जो ये व्यष्टि और समष्टि मतलब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो शब्द थे वो किसने दिए थे? रेगनार फ्रिश ने दिए थे। इसको जरूर याद रखिए कि व्यष्टि और समष्टि शब्द देने वाले कौन थे? वो थे रेगनार फ्रिश। अगला देखें तो क्या नाम है? नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में एक नोबेल प्राइज दिया जाता है जिसका क्या नाम है? तो जो इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज दिया जाता है उसका नाम क्या है? स्विर्जेज रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। आप इसको जरूर याद रखिए कि नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स का नाम क्या। और जो पहला ये मिला था क्या नाम है इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज, वो किसको मिला भी था? वो मिला था किसको? रेगनार फ्रिश को भी मिला था पहला इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज। अब अगला आते हैं, अगला बात करें तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करने जा रहे हैं। अगला क्या है? अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखिए अब सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स को देखिए पढ़ें। तो देखिए भारत की अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्षेत्र, जो इंडियन इकोनॉमिक्स के जो सेक्टर हैं वो मुख्यतः आर्थिक क्षेत्रों को मुख्यतः तीन आधारों पर बांटकर पढ़ा जाता है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्षेत्र पाए जाते हैं उनको हम तीन भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं गतिविधियों के आधार पर, जिसमें आता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, जिसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी भी बोलते हैं। दूसरा जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं संगठन के आधार पर, जिसको हम संगठित और असंगठित क्षेत्रों के रूप में पढ़ते हैं। और जो तीसरा हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं स्वामित्व के आधार पर। जो स्वामित्व के आधार पर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है? सार्वजनिक क्षेत्र जिसको हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, और अगला आता है निजी क्षेत्र जिसको हम प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया हो कि भारत की अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्षेत्र को मुख्यतः तीन भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। अब आइए समझते हैं ये जो सेक्टर्स हैं उनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम बात करने जा रहे हैं प्राइमरी सेक्टर की, कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों से सीधे प्राप्त किया जाता है। जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें जो वस्तुओं का उत्पादन है वो प्राकृतिक संसाधनों से सीधे प्राप्त किया जाता है। इसमें मनुष्य प्रकृति पर सीधे निर्भर रहता है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र में जो भी मतलब चीज आते हैं वो सीधे सीधे प्रकृति से प्राप्त होती है, उसका कोई आर्टिफिशियल वजूद नहीं होता। देखिए जैसे इन्हें लाल कलरधारी भी कहते हैं, ये नोट में जरूर याद रखिए कि इनको हम जो प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनको हम लाल कलरधारी भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्रों के उदाहरण में देखें तो कृषि से संबंधित जो भी चीजें हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, वानिकी हो गया, ये खनन इसको जरूर याद रखिए। माइनिंग, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि माइनिंग किस सेक्टर में आता है, तो जो माइनिंग होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में भी आता है। और हो गया शिकार, ये सब जो चीजें होती हैं वो प्राथमिक क्षेत्रों में ही आती हैं। अब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य भी हमने इसीलिए रखे हैं। देखिए प्राथमिक क्षेत्र के लिए जो देखिए महत्वपूर्ण तथ्य देखिए हमने रखे हैं, तो इसमें पता चल रहा है
प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। वही हमने अभी बताया कि प्राथमिक क्षेत्र में जो भी चीजें पाई जाती है वो करीब करीब क्या हर चीज मतलब प्रकृति से ही उत्पादित पाई जाती है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग होता है। इसमें प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उनका सीधा उपयोग करता है, मतलब मनुष्य नहीं, इसको केवल प्रकृति द्वारा उत्पादित होता है। तीसरा देखिए, भारत में प्राथमिक क्षेत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो क्या है? कृषि है। आपको भी पता चला होगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन आदि आते हैं, पर जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में वो क्या है? कृषि। अगला देखें तो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग अक्सर द्वितीयक क्षेत्र में किया जाता है। जो प्राथमिक क्षेत्र से हमको कच्चा माल प्राप्त होता है, जैसे मान लीजिए हमको गेहूं प्राप्त हुआ प्राथमिक क्षेत्र से, तो उसका जो हम ब्रेड बनाएंगे वो तो द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। मतलब प्राथमिक जो क्षेत्र होते हैं उनकी वस्तुओं का उपयोग करके ही हम द्वितीयक क्षेत्र किसे वस्तुएं उत्पादित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए कपास है। कपास जो ये प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित हो या पर इसका उपयोग करके कपड़ा बना रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग और द्वितीयक क्षेत्र में आ जाता है। दूसरा देखिए गन्ना। गन्ना जिसका ये तो प्राथमिक क्षेत्र से हमको शुगर प्राप्त हुआ, पर इसका क्या नाम है? इसका हम चीनी बना रहे हैं। तीसरा देखिए लौह अयस्क। लौह अयस्क जो है वो तो प्राथमिक क्षेत्र का प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, इसका हम क्या कर रहे हैं? लौह इस्पात स्टील में बदल दे रहे हैं। तो ये प्राथमिक क्षेत्र का उपयोग करके द्वितीयक क्षेत्र में हम उपयोग उसका करते हैं। आपको सीधे समझ में आ गया होगा। और इसको याद रखने की एक ट्रिक क्या, प्रकृति से जो हमको सीधे प्राप्त होती है वो किसमें आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। जो भी चीजें हमको प्रकृति से प्राप्त हो, जैसे गाय का दूध हो गया, भैंस का दूध, कुछ भी हो गया, और भी जो चीज हो गई उत्पादित, वो हमको प्राथमिक क्षेत्र में ही आएंगे। आपको प्राथमिक क्षेत्र समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र की। तो देखिए जो द्वितीयक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को प्रसंस्करण एवं विनिर्माण द्वारा वस्तुओं में बदला जाता है। अभी हमने ऊपर आपको हमने बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं का उपयोग करके हम द्वितीयक क्षेत्र में तैयार करते हैं। जैसे देखिए इन्हें नीला कॉलरधारी भी कहते हैं, ये जरूर याद रखिए। अब एग्जाम्पल्स में देखिए कि प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं का उपयोग करके कैसे द्वितीयक क्षेत्र में परिवर्तित किया जा रहा है। जैसे देखिए कपास, जो कपास होता है वो तो प्राथमिक क्षेत्र का, पर इसे कपड़ा बनाकर द्वितीयक क्षेत्र में जाया जा रहा है। गन्ना से चीनी बनाया जा रहा है। लौह अयस्क से इस्पात बनाया जा रहा है। लकड़ी जो है तो प्राथमिक क्षेत्र की चीज है, पर इसे फर्नीचर बनाकर द्वितीयक क्षेत्र में पाया जा रहा है। कच्चा जो तेल हो गया उससे पेट्रोल, डीजल आदि बनाया जा रहा है। तो द्वितीयक क्षेत्र आपको समझ में आ गया कि प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं का उपयोग करके द्वितीयक क्षेत्र की वस्तुएं तैयार की जाती हैं। द्वितीयक क्षेत्र में जो शामिल प्रमुख गतिविधियां होती हैं क्या क्या होती हैं? जो द्वितीयक क्षेत्र में मेनली शामिल जो गतिविधियां होती है उसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग का कार्य, विनिर्माण कार्य, औद्योगिक जो उत्पादन हो गए। जैसे देखिए मिट्टी का उपयोग करके ईंटा बनाया गया, पर ईंटा वो तो प्राथमिक क्षेत्र का आ गया, क्या नाम पर, इसका जब हम उपयोग करके कोई बिल्डिंग तैयार करें तो कहाँ पे आ रहा है? औद्योगिक उत्पादन में द्वितीयक क्षेत्र में आ रहा है। निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन का कार्य जो कि ईंटा वाला एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा, जो भी कार्य होगा वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। अब बात करें टर्शियरी सेक्टर की, जो तृतीयक क्षेत्र है उसकी हम बात करें। पर देखिए प्रसंस्करण का जो भी प्रोसेसिंग वाला कार्य आ रहा है वो भी द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। जैसे गेहूं से जो हम ब्रेड बना रहे थे, क्या गेहूं से जो हम ब्रेड बना रहे थे वो किसमें? द्वितीयक क्षेत्र में आ रहा था, यही प्रसंस्करण का बता रहा है। अब देखिए याद रखने वाली चीजें ये है कि प्राथमिक क्षेत्र से हमको कच्चा माल प्राप्त होता है और द्वितीयक क्षेत्र में कच्चे माल को तैयार वस्तु में बदला जाता है। तो जैसे प्राथमिक क्षेत्र में कोई चीज अंतिम वस्तु नहीं हो गई, गेहूं जो है वो हमारी अंतिम वस्तु नहीं है, पर गेहूं से जब हम ब्रेड बना गए तो उसका उत्पादन कर सकेंगे। ब्रेड से कुछ और हम नहीं बनाएंगे, तो जो ब्रेड होता है वो हमारा अंतिम वस्तु हो गया। तो द्वितीयक क्षेत्र में हमको अंतिम वस्तुएं प्राप्त होती हैं। देखिए तृतीयक क्षेत्र जो था वो सेवा प्रदान करता है, अभी इसके आगे हम बात करेंगे। तो द्वितीयक क्षेत्र का जो ट्रिक यही है, कच्चे माल से पक्का माल, जहां पे मतलब रॉ फैक्ट से हम मेन चीज बना ले रहे हैं, वहां क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र आ जाता है। अब आते हैं टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर अर्थात तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो देखिए तृतीयक क्षेत्र जो होता है वह अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जिसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष उत्पादन नहीं होता, बल्कि विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। तृतीयक क्षेत्र में किसी चीज का उत्पादन नहीं होता बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इससे इन्हें हम क्या बोलते हैं? श्वेत कॉलरधारी, इनको व्हाइट कॉलर धारी भी बोलते हैं। देखिए तृतीयक क्षेत्र के जब एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो देखिए बैंकिंग क्षेत्र में काम करने वाले लोग, परिवहन, संचार, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, पर्यटन, भंडारण, होटल एवं रेस्तरां, डाक एवं करियर सेवाएं, जो भी ये सब सेवाएं होती हैं, मतलब इसमें किसी चीज का उत्पादन नहीं होती, जो भी इसमें सेवाएं होती है अर्थात हम किसी चीज की सेवा करते हैं, किसी चीज को इंसान को देते हैं, जो किसमें आते हैं? टर्शियरी सेक्टर में। इसमें हम जॉब करते हैं, बेसिकली जॉब वाले एरिया के लिए होता है, जो भी साइंटिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए। आप टर्शियरी सेक्टर को भी और पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर इतना आपके लिए काफी है। आप इन चीजों को जरूर याद रखिए कि कौन कौन सी चीजें किस सेक्टर में आती हैं, सीधे यहीं से क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है। अब आगे बात करें तृतीयक क्षेत्र की विशेषताओं की, तो देखिए तृतीयक क्षेत्र की जो विशेषताएं हैं, देखिए
क्या है, यह सेवा क्षेत्र कहलाता है। अभी हमने ऊपर आपको बताया कि यह सर्विस सेक्टर कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण होता है। इसमें वही बताया गया कि मुख्य रूप से किसी भी चीज का सेवा का उत्पादन किया जाता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये सर्विस सेक्टर में आ जाएगा। यहाँ पे हम आपको कुछ किसी कोई सी चीज का उत्पादित करके नहीं दे रहे, बल्कि सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो ये किसमें आता है, सर्विस सेक्टर में। यह प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों की आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है। जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र वाले लोग होते हैं, इनको यह आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है। भारत की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का महत्व लगातार बढ़ रहा है। जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें तृतीय क्षेत्र का जो महत्व है लगातार बढ़ रहा है। अभी आपको इसको हम समझाएंगे कि कैसे बढ़ रहा है। अब इसको याद रखिए जरूर आप इस तरीके से कि प्राथमिक क्षेत्र में जो है वो प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन हो रहा है। द्वितीय क्षेत्र में कच्चे माल से जो प्राथमिक क्षेत्र का था उससे तैयार वस्तुएं हो रही है। तृतीय क्षेत्र में क्या आती हैं, सेवाएं आती हैं। तो आपको ये सेक्टर्स इकोनॉमिक्स के आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गए होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। अब बात करें तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि अब अभी आपको हमने बताया कि अब हम बताएंगे कि कैसे तृतीय क्षेत्र का जो अर्थव्यवस्था में लगातार क्या नाम है, उपयोग बढ़ता जा रहा है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र, तो जीबीए इसमें ये मान के चलिए सीधे सीधे राष्ट्रीय आय की बात हो रही है। तो राष्ट्रीय आय में जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना, 20%। और रोजगार में हिस्सा इसमें लगे कितने लोग हैं, 46% लोग लगे हुए। अब आप समझिए इस बात को, मान लीजिए आपके परिवार में 100 रुपये कमा रहे हैं लोग, और आपके परिवार में 10 मेंबर लोग हैं, मान लीजिए 10 सदस्य हैं और 100 रुपये कमा रहे हैं। आपको समझ में आ गया, 10 लोग हैं और 100 रुपये कमा रहे हैं। 5 लोग जो हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में लगे हैं, 3 लोग जो हैं वो किस में लगे हैं, सेकेंडरी में लगे, और 2 लोग जो हैं टर्शियरी में लगे, सेवा क्षेत्र में। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र क्या है। मतलब 5 लोग कृषि में लगे, 3 लोग लगे जो मैन्युफैक्चरिंग में, और 2 लोग सेवा में। 5 लोग जो है मिलकर वो कितना कमा रहे हैं, 20 रुपया कमा रहे हैं। 5 लोग, उन इस 100 में से 5 लोग 20 कमा रहे हैं, और जो ये 3 लोग जो सेकेंडरी में थे ये भी 20 कमा रहे हैं। कितना हुआ, 40 हुआ। इसको चलिए 30 मान लेते हैं। जो सेकेंडरी मतलब एरिया था वहां से 30 रुपया कमा रहे हैं, और जो टर्शियरी जो लास्ट वाला वहां से 2 लोग मिलकर ही केवल 50 रुपया कमा ले रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया कि इन 100 रुपये में से जो 10 लोग आपके परिवार के हैं उसमें प्राइमरी सेक्टर वाले लोग 20 रुपया कमा रहे हैं, सेकेंडरी वाले 30 और टर्शियरी वाले 50। और सबसे ज्यादा लगे किस में, सबसे ज्यादा प्राइमरी में लगे हुए, पर सबसे कम कहाँ से पैसा आ रहा है, वो भी प्राइमरी से आ रहा है। तो यही बोल रहा है कि प्राइमरी सेक्टर में जो मतलब जो पूरे के पूरी इकोनॉमी में जो योगदान है इसका, वो 20% का, केवल 20% पैसा यहाँ से आ रहा है, पर इसमें लगे कितने हैं, 46% लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। इसी प्रकार आपको समझ में आ गया कि रोजगार में हिस्सा कितना, 46%। अब इसमें मुख्य गतिविधियां आपको बताया गया कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन आदि गतिविधियां इसमें आते हैं। अब बात करें सेकेंडरी सेक्टर का, तो सेकेंडरी सेक्टर का जो अर्थव्यवस्था में योगदान है वो कितना, 26%। और इसमें लगे कितने लोग हैं, 24% लोग मतलब सेकेंडरी सेक्टर में लगे हुए हैं, और अर्थव्यवस्था में योगदान कितना, 26% का। मुख्य गतिविधियों की बात बताई तो विनिर्माण उद्योग, निर्माण और प्रसंस्करण था, आपको भी ऊपर हमने बताया। अब बात करें टर्शियरी सेक्टर का, तो देखिए टर्शियरी सेक्टर कैसे बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है, आपको भी बताते हैं। देखिए इसका जो इकोनॉमी में योगदान है वो 54% है। अभी हमने आपको बताया 100 रुपये में जो क्या नाम 20 रुपया जो आ रहा था प्राथमिक से आ रहा था, 30 रुपया जो आ रहा था वो सेकेंडरी से, और जो 50 रुपया आ रहा था केवल 2 लोग ही ले आ रहे थे, कहाँ से, टर्शियरी से। तो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, जो अर्थव्यवस्था पूरा का पूरा इंडियन है उसमें सबसे ज्यादा पैसा जो आ रहा है सेवा क्षेत्र से आ रहा है। और उसमें लगे कितने लोग हैं, 100 क्या नाम, उसमें 10 लोग में से केवल 2 लोग लगे हैं, और सबसे ज्यादा पैसा भी लेके आ रहे हैं। तो यही बता रहा है जो इकोनॉमी में जो योगदान है टर्शियरी का वो है 54%, और लगे किस में है, इसमें लोग 30% लोग केवल लगे हैं। और आपको बता दिया गया कि टर्शियरी सेक्टर जो उसमें क्या क्या लोग, बैंकिंग, परिवहन, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, वैज्ञानिक, डॉक्टर, ये सभी लोग इस टर्शियरी सेक्टर में आते हैं, सेवा क्षेत्र में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टर्शियरी सेक्टर क्यों बहुत महत्वपूर्ण है भारत की अर्थव्यवस्था में। और जीबीए का मतलब तो आपको बताया कि सकल मूल्य वर्धित, आगे इसके बारे में और बात होगी। अब आपको पहला जो हमने बताया था क्या नाम है, सेक्टर्स को बांटा था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने दूसरा बांटा था, क्या नाम है, दूसरा जो हमने बांटा था वो किसमें, वो बांटा था ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में। तो अब देखा जाए संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं। देखिए संगठित क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जहां संस्थान या प्रतिष्ठान सरकार के नियमों और कानूनों के अनुसार पंजीकृत एवं विनियमित होते हैं। तो बताने का कोशिश यहाँ पे कर रहा है कि ऐसे संस्थान जहाँ पे सरकार के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो होते हैं वो होता है संगठित क्षेत्र। इसकी मुख्य विशेषताएं देखें, यहाँ काम करने का समय और सेवा की शर्तें सामान्यतः निर्धारित होती हैं। मतलब जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वहाँ पे जो भी काम करने की दशाएं होती है वो निर्धारित होती हैं कि 10 से 4 है तो 10 से 4 ही काम चलेगा। कर्मचारियों का वेतन
एवं अन्य सुविधाएं नियमों के अनुसार मिलती है। यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि आज आपको 10,000 मिल गया, कल 20,000। वहाँ पे जो आपकी वेतन होंगी वो निर्धारित होती है, एक निश्चित वेतन आपको मिलता है। कर्मचारियों को सवेतन अवकाश जैसी सुविधाएं मिलती हैं। कर्मचारियों के वेतन के साथ साथ जो एक निश्चित अवकाश होता है वो मिलती है। जैसे संडे का अवकाश, मान लीजिए कोई अगर डेयरी खोला अपना, तो वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नहीं आएगा, वो संडे को भी खोलेगा। पर कोई अगर जॉब जा रहा है तो उसको संडे की छुट्टी मिलती है, तो ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आता है। चौथी बात करें तो कई नौकरियों में भविष्य निधि, पीएफ, पेंशन, बीमा आदि की सुविधा होती है। तो आपने अलग देखा होगा, जो भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लोग काम करते हैं उनको पीएफ आदि की सुविधा होती है। पांचवा देखिए, श्रमिकों को श्रम कानून का संरक्षण प्राप्त होता है। देखिए जो मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करने वाले लोग होते हैं उन पर जो सरकार ने नियम कानून बनाए हैं कि इस अकॉर्डिंग ही आप काम करेंगे, उस अकॉर्डिंग ही उनको काम करने दिया जाता है। अगर उनके उल्लंघन होता है उनके कार्य करने की दशाओं का, तो श्रम कानूनों के तहत उनको जेल भी भेजा जा सकता है। इसलिए श्रमिकों को श्रम कानूनों का संरक्षण प्राप्त होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है। इसमें सरकारी तथा निजी दोनों प्रकार के संस्थान हो सकते हैं। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होता है उसमें सरकारी भी होते हैं और निजी क्षेत्रों के भी कंपनी जाते हैं। मतलब कहने का पूरा मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर का यही होता है कि यहाँ पे रूल और रेगुलेशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सारे काम किए जाते हैं। बिना रूल और रेगुलेशंस के यहाँ पे काम नहीं किए जाते। तो आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर समझ में आ गया होगा। अगला देखें, देखिए उदाहरण में दिया गया सरकारी कार्यालय, बैंक, रेलवे, स्कूल, कॉलेज, पंजीकृत कंपनियां, अस्पताल आदि। आपको पता होगा स्कूल अगर 9 से 4 है तो 9 से 4 ही चलता है। ये नहीं कि आज 9 से 4 चला, कल 10 से 2 चले गया। तो यहाँ पे एक निश्चित रूल और रेगुलेशंस होता है, इसलिए इसको किस में रखते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। कोई भी अस्पताल है उसका टाइम होता होगा कि 10 से 5 ही चलता है। इस अकॉर्डिंग ऐसे मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर का कोई रूल होता है, एक निश्चित नियम कानून था, उसके अंडर ही कार्य होते हैं। अब याद रखने का तरीका देखिए, संगठित क्षेत्र में पंजीकृत रूल्स होते हैं, नियम्स होते हैं और श्रमिकों को निर्धारित सुविधाएं होती हैं। रखने का तरीका देखिए, संगठित क्षेत्रों में पंजीकृत होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, श्रमिकों को निर्धारित सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। ऑर्गेनाइज समझ में आ गया। अब आते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे। तो देखिए अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर होता है वो होता है असंगठित क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जहां काम करने वाले प्रतिष्ठान या श्रमिक सरकार के श्रम कानूनों और नियमों के अधीन अपेक्षाकृत कम संगठित एवं विनियमित होते हैं। मतलब कहने का मतलब यही है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स होते हैं यहाँ पे कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते। यहाँ पर कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में कोई भी रूल और रेगुलेशंस नहीं होते। इसकी मुख्य विशेषता देखा जाए तो रोजगार की शर्तें सामान्यतः स्पष्ट या अस्थायी नहीं होती। यहाँ पर कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते। मान लीजिए कोई कपड़े की दुकान है तो वहाँ पे कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होगा। आपको जब चाहेंगे नौकरी से निकाल देंगे या नहीं देंगे, वहाँ पे उनका चलेगा। वहाँ पे कोई सरकार नहीं आपको रोकने जाएगी। नौकरी की सुरक्षा कम होती है, वहाँ पे जब चाहें आपको जॉब से निकाल सकते हैं। नियमित वेतन और अन्य सुविधाएं हमेशा उपलब्ध नहीं होती। वहाँ पे आपको नियमित वेतन और सुविधाएं हमेशा नहीं पर्याप्त होती। आपको खुद ही पता होगा, मान लीजिए कोई डेयरी वाला ही है, आज इसको 10 लीटर मिल गया, कल 5 लीटर मिल गया। वहाँ पे कोई निश्चित नहीं है, न रूल्स है न रेगुलेशंस है। कोई आपको घर दूध देने वाला आता होगा, मान लीजिए आज लाया कल नहीं लाया, तो उस पर कोई रूल्स और रेगुलेशंस आपके फॉलो नहीं होते। अगला देखिए, सवेतन अवकाश, पीएफ, पेंशन, बीमा जैसी सुविधाएं सामान्यतः उपलब्ध नहीं होती। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। काम के घंटे निश्चित न होने की संभावना रहती है। ये बता रहे जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है वहां पे कोई भी काम की दशाएं निश्चित नहीं होती, कब करना है कब नहीं करना है। श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ सीमित रूप से मिलता है। यहाँ पे जो श्रमिक कानून होते हैं वो लागू नहीं होते। ये नहीं कि आप उसका उल्लंघन होने पर आप किसी प्रकार से कानूनी सहायता ले सकते, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स है। इसमें छोटे प्रतिष्ठान और छोटे व्यवसायी बड़ी संख्या में होते हैं। तो आपको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे इसमें दिहाड़ी मजदूर हो गए, छोटे दुकानदार, घरेलू कामगार, रेहड़ी पटरी वाले, छोटे कारीगर। मान लीजिए एक फुल्की बेचने वाला, तो उसका ये कंफर्म नहीं है कि वो 10 से 4 ही उस बेचेगा या 5 से 10 ही बेचेगा। आज उसको 10,000 मिल गया, कल 5,000 मिल गया। उसका कोई भी उसका कंफर्म नहीं है, उसको कब कितना मिल रहा है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। कोई दिहाड़ी मजदूर है, मान लीजिए उसको 2 दिन काम मिला, फिर 2 दिन काम नहीं मिलेगा। उसका कोई भी नियमित कोई चीज़ नहीं है। तो इसको अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बाकी असंगठित क्षेत्र कम विनियमित, कम नौकरी सुरक्षा और सीमित सामाजिक सुरक्षा वाले क्षेत्र होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर समझने के बाद अब अगला हम बात कर रहे हैं सार्वजनिक और क्या नाम है, प्राइवेट सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो सार्वजनिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जिसमें स्वामित्व व नियंत्रण मुख्य रूप से सरकार के पास होता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है वहां पर जो भी स्वामित्व होता है और नियंत्रण होता है वो किसके पास होता है, सरकार के पास।
विशेषताएं इसका देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं बल्कि जन कल्याण और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना होता है। आपने देखा होगा कि आपके घर चावल वगैरह गेहूं वगैरह फ्री में कोटा के जरिए मिलता है। तो ये जो मतलब पब्लिक सेक्टर होता है वहां पे सरकार का जो उद्देश्य होता है वो सामाजिक कल्याण का होता है, जन कल्याण के उद्देश्य से पब्लिक सेक्टर होता है। इसका संचालन केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार द्वारा किया जाता है। इसका जो सरकार इसमें जो होता है सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। इसमें प्राप्त आय का उपयोग सार्वजनिक सेवाओं और विकास कार्यों में किया जाता है। इसमें जो सरकार को जो भी प्राप्त आय भी होते हैं उसका भी उपयोग सरकार किसमें करती है, सार्वजनिक सेवाओं के और विकास कार्यों में। यह देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उदाहरण अगर हम देखें तो देखिए उदाहरण के रूप में क्या है, देखिए उदाहरण के रूप में भारतीय रेलवे, भारतीय डाक, सरकारी बैंक, सरकारी विद्यालय महाविद्यालय, सरकारी अस्पताल, भारतीय जीवन बीमा निगम जो LIC होते हैं, ये सब पब्लिक सेक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा सरकार का जो उद्देश्य रहता है वो जन कल्याण का ही रहता है, जन भावना का ही रहता है। देखिए जो सरकारी विद्यालय है वहाँ पे कितने कम फीसेस लगते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उनका उद्देश्य क्या रहता है, जन कल्याण का रहता है। अगली बात करें, अब याद रखने का तरीका भी देखिए, हमने बताया कि सार्वजनिक जो क्षेत्र होता है सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, जन कल्याण करना, सरकार चलाए तो सार्वजनिक क्षेत्र। अब बात करें निजी क्षेत्रों की, जिसको हम प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। तो निजी क्षेत्र जो होता है अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जिसमें स्वामित्व नियंत्रण जो होता है वो निजी व्यक्तियों, संस्थाओं या कंपनियों के पास होता है। पब्लिक सेक्टर में सरकार के पास रहता है और जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें किसका स्वामित्व होता है, निजी कंपनियों का स्वामित्व होता है। इसका मुख्य उद्देश्य सामान्यतः लाभ कमाना होता है। इसमें संचालन निजी व्यक्ति या निजी कंपनी करती है। इसमें सरकार का प्रत्यक्ष स्वामित्व नहीं होता है। इसमें निवेश मुख्यतः निजी पूंजी से किया जाए। आपको समझ में आ रहा है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर होता है वहां पर सरकार का स्वामित्व नहीं होता और इसका जो संचालन होता है वो निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पादन और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ सकती है। आपको प्राइवेट सेक्टर में आपको पता होगा जन कल्याण की भावना से किया जाता है कार्य, तो वहाँ कोई आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते कि आप मान लीजिए सरकार ने अगर एक आपको चावल दे रहा है कोटे के थ्रू, तो आप ये नहीं है कि आप बोल सकते ये चावल हम नहीं लेंगे, ये दूसरा चावल लेंगे। आपके पास वहाँ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। पर जो प्राइवेट सेक्टर होता है वहाँ पे अगर मान लीजिए एक लोग का कपड़ा ही, मान लीजिए किसी कपड़े वाले की दुकान पे गए और वहाँ पे अगर आपको कपड़ा खराब मिल गया तो आप उस कपड़े को नहीं लेंगे, आप किसी दूसरे दुकान पे चले जाएंगे। तो आपको पब्लिक सेक्टर्स में ये होता है आपको ऑप्शंस नहीं रहते, पर जो प्राइवेट सेक्टर होता है वहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो जब ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पे प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। लोग अगर अच्छा सामान नहीं बनाएंगे तो आप उनको खरीदेंगे ही क्यों। तो यह कहने का मतलब यही है कि निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कारण जो उत्पादन की सेवाओं और की गुणवत्ता जो होती है बढ़ जाती है। मतलब प्रतिस्पर्धा कारण हर इंसान अपना अच्छे से अपना काम करना चाहता है, जिसकी वजह से तभी उसकी बिक्री होगी। तो आपको समझ में आ गया कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या अंतर है। बाकी पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जिसमें निजी बैंक्स आते हैं, निजी अस्पताल आते हैं, निजी विद्यालय, निजी कंपनियां, निजी कारखाने, निजी परिवहन कंपनियां। आप खुद देखते होंगे आपके जो बहुत सारे आपके अगल बगल प्राइवेट कॉलेज होंगे, प्राइवेट कॉलेज में देखते होंगे हर कॉलेज अपना अलग अलग फैसिलिटी बताता है कि मेरे यहाँ यह फैसिलिटी है, मेरे यहाँ इतना ज़्यादा फैसिलिटी है, ताकि वो आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। जहाँ पे अच्छी फैसिलिटी मिलती है बच्चे वहीं पे अपना एडमिशन लेते हैं। तो कहने का यही मतलब है कि निजी जो क्षेत्र होता है वहाँ पे फैसिलिटी के लिए ही ज़्यादा लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं और उस प्रतिस्पर्धा के थ्रू जो आम लोगों का होता है वो अच्छी चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं। बाकी याद रखने का तरीका यही है, निजी क्षेत्र जो होता है वहाँ पे निजी स्वामित्व होता है, निजी नियंत्रण होता है और उसका उद्देश्य क्या होता है। जो पब्लिक सेक्टर होता है उसका उद्देश्य तो जन कल्याण का होता है और जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो किस उद्देश्य से करता है, लाभ के उद्देश्य से करता है। तो ट्रिक क्या है, निजी चलाएं निजी क्षेत्र, मतलब कोई अगर निजी इंसान चला रहा है तो किस में चलाएगा, निजी क्षेत्र में। तो आज का क्लास कैसा रहा आप लोग जरूर कमेंट में बॉक्स में बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छा रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।